वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने लेखा लिपिक एग्ज़ाम के लिए हमने जो रिवीजन वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें नेक्स्ट वीडियोस लेके आया हूँ। कुछ दो तीन दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन फिर से आपके सामने इसको कंटिन्यू करेंगे हम। आज उसकी रिवीजन क्लास सेकंड है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वो ही कवर करेंगे, और रिवीजन क्लास में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और थोड़े फास्ट तरीके से इसको करेंगे। आज हम बात करेंगे जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। आपको जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू करेंगे हम। सबसे पहले जो एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है वो है, अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। when cash is received or paid, when transaction occur, profit is computed and when balance sheet is prepared। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है when transaction occur। यहाँ पे कैश रिसीव्ड हुआ या पेड हुआ वो बाद में देखते हैं, पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांजेक्शन अकर हुआ है या ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेकंड, द एबीसी कंपनी प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इन ईयर ए बट रिसीव एडवर्टाइजमेंट फीस इन ईयर बी। एक ईयर में उसने कंपनी ईयर ए में उसने सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन फीस उसको ईयर बी में मिली। द एबीसी कंपनी रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू इन ईयर ए। द एक्शन ऑफ एबीसी कंपनी इज, इसमें हमें ये बताना है कि इन्होंने एक ईयर में इनकम सर्विस प्रोवाइड की और दूसरे ईयर में इन्होंने रिसीव की। तो ये कौन सा कंसेप्ट के तहत इन्होंने किया। देखिए जो ये कंसेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है दैट वन शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट हैज बीन अर्नड, नॉट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। यहाँ पे हमें रेवेन्यू तब करना है जब वो हमें अर्न हो जाए। अर्न मतलब हमारा वो रेवेन्यू बन गया है। ठीक है, हमने मान लीजिए सेल कर दी, हम एक मिनट, हमने मान लीजिए सेल की, ठीक है, 2019 में। मान लीजिए हमने 2019 में आपको सेल की, मार्च के महीने में हमने सेल की, और आपने कहा कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ आ गया आपका अप्रैल, अप्रैल 2019। तो ये आप देखेंगे तो एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बदल चुका है। पहले यहाँ पे 19 था, मार्च था, जो कि 18-19 होता है। अब यहाँ पे 19-20 फाइनेंशियल ईयर आ चुके हैं। तो क्या हम मार्च का जो ट्रांजैक्शन है वो हम उन इसमें मार्च में रिकॉर्ड करेंगे या अप्रैल में नेक्स्ट ईयर करेंगे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो मार्च में करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि जब रेवेन्यू अर्नड हो जाए, अर्नड मतलब हमने सेल कर दी, हमने सामान बेचा, तो इसका मतलब हमारा ये हक बन गया कि हमें अब पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे एक राइट आ गया हमारा कि अब हम उनसे पैसे लेंगे। तो इसी केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे एबीसी कंपनी ने सर्विस जो है वो दे चुके हैं, सर्विस टू इन्वेस्टमेंट कंपनी इन ईयर ए में ये सर्विस दे चुके हैं, और ईयर बी में ये इनके पैसे मिले। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो किया ईयर वन में, जो कि एज पर रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट ये करेक्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। अ कंपनी इज गोइंग कंसर्न इफ, एक कंपनी गोइंग कंसर्न होती है इफ बैलेंस शीट शोज अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, its income statement for current year shows huge profit, there is no evidence that it will or will have to cease operation within foreseeable future, or it is a public limited company। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे। गोइंग कंसर्न क्या होता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस को हम ये मान के चलते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा, कई सालों तक चलेगा और आगे कभी भी बंद नहीं होगा। विल नॉट लिक्विडेट और बी फोर्स टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से वो बंद नहीं होगा, वो आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा ये सोच के जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये सोच के करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न। ठीक है, कि वो फ्यूचर में
फोर्सेबल फ्यूचर में सीज ना ही हो। एन एंटिटी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। एक गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग ही एंटिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ताकि वो पिछले उससे अपने कंपेयर कर सके और ये देख सके कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनीज गोइंग कंसर्न कब होती है, जब देयर इज नो एविडेंस दैट इट विल हैव टू सीज ऑपरेशन, यानी कि उसके हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हमें देखने के नहीं मिले कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल स्टेट दैट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। कौन सा ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो ये हमें कहता है कि बिजनेस जो है वो उसके ओनर से अलग है, बिजनेस उसके ओनर से अलग है। तो आपने पढ़ा होगा, वो होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट देखते क्या है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस और एंटरप्राइज दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक ऑफ अकाउंट, ओनर ट्रांजैक्शन इन पर्सनल अकाउंट। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की बुक्स में रखे जाते हैं और जो ओनर्स के ट्रांजैक्शन है वो उसकी पर्सनल में रखे जाएंगे। ठीक है, तभी आपने देखा होगा अगर ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो कैपिटल होती है, और अगर वो पैसे यहाँ से निकालता है तो वो ड्राइंग में लिखी जाती है। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, 5 द बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू। बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी, ये जो अभी बिजनेस एंटिटी कह देते हैं इसको इकोनॉमिक एंटिटी भी कह सकते हैं, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये सभी पे अप्लाई होता है। Which of the following states that a transaction is not recorded in book of account unless it is measurable in terms of money? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक उसको हम मनी में मेजर नहीं करेंगे। तो देखिए ये इस कॉन्सेप्ट को पहचानना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है मनी। मनी से रिलेटेड एक ही कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है मनी मेजरमेंट business should only record accounting transaction if it can be expressed in terms of money। बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको मनी की भाषा में या मनी की लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको नाप सकते हैं। दिस मीन्स दैट फोकस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज ऑन क्वांटिटेटिव rather than on क्वालिटेटिव। ठीक है, इट डज नॉट टेक अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कई बार नाराज होकर स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी तो क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, कोई बीमार हो गया, ये एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में आ गया। ईपीएफओ का जो एग्जाम था उसमें यही क्वेश्चन आया था, एम्प्लॉय स्ट्राइक थी, कौन सा कॉन्सेप्ट था, तो उसमें वहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था। तो क्योंकि ये मनी की टर्म्स में हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इससे हमें कुछ ऐसा हो गया जिससे काफ़ी नुकसान हो गया, पैसे के उसमें नुकसान हो गया, तो हम वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, इससे हम थोड़ा कुछ वो कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। हाँ अगर ऐसा होता कि एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की, उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने सामान तोड़ दिया, वो कई लाख का सामान था, मशीनें तोड़ दी, तो वो हम एक लॉस के तौर पे इंक्लूड करेंगे, लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ये इन्फ्लेशन को मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लेता। अगर एक बार इसने रिकॉर्ड कर लिया 5,000 और फिर कल उसकी कीमत 10,000 होगी तो ये 5 पे ही रहेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन से इसको कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं, हमारा जो बैच है वो 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए 240 यहाँ पे वैकेंसी है, आप हमारे बैच से ज्वाइन कर सकते हैं।
हम आपके प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू और क्लास वर्क आपका जितना भी होगा वो सब हम क्लास पीपीटीज में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको 10 फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। देखिए जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी ये वैसी ही वीडियो है जैसी ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही इसमें मेरी वीडियो भी आएगी और साथ में पीपीटी की तरह आपके पढ़ाया जाएगा। आपको यूट्यूब प्राइवेट वीडियो मिलेगी, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके बैच कंप्लीट होने से कुछ दिनों बाद तक आपके पास अवेलेबल रहेगी, जब चाहे आप इनको देख सकते हैं। सिर्फ पेड मेंबर के लिए, आप चाहे तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अभी हमारे बैच पे 20% का यहाँ पे ऑफर चल रहा है। हमारा जो अकाउंट्स ऑडिट और टैक्स है उसमें हमारा टारगेट है कि 75 में से आपको 70 प्लस नंबर यहाँ पे स्कोर कराएं, ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। ठीक है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, 10 फुल मॉक मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको हम स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारा बैच लेना तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अभी आपको 20% का यहाँ पे ऑफर चल रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप पे जाके, और जो वहाँ पे ओनर है वहाँ पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द रूपी डज नॉट लूज इट्स वैल्यू। रूपी डज नॉट लूज वैल्यू, ये देखिए अभी मैंने बताया था इन्फ्लेशन का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आपका आएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट लाइफ ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड। देखिए लाइफ जो बिजनेस की होती है, किसी एसेट्स की होती है या बिजनेस की होती है, वो इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड हो जाएगी। ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? तो ये होता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट नहीं, ये होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है, जैसे जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। एक साल का टाइम में आपको 1 ईयर के टाइम में आपको डिवाइड किया जाता है, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें, चेंजेस को देख सकें। द पर्पज ऑफ सच पीरियड इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड, presented to investor and help in comparing performance of business। यहाँ पे हम ये इससे ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है वो 1 ईयर की, वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनती है। बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट for a particular period, a company is able to determine the profit and loss that occurred during the period। यहाँ पे हम इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को यूज़ करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल कंसेप्ट अलाउ अकाउंटेंट टू इग्नोर अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट इफ द अमाउंट इज इमटेरियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो बाकी कंसेप्ट और को इग्नोर कर देता है, प्रिंसिपल्स को, अगर अमाउंट इमटेरियल उसमें होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कॉन्सेप्ट दैट ऑल द मटेरियल आइटम शुड बी प्रॉपरली रिपोर्टेड in financial statement। Material item are considered as those item which includes exclusive result in significant changes in decision making। देखिए मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियल आइटम वो आइटम होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिनसे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा, जिनसे मतलब जो डिसीजन लेने के लिए यूज़ होंगे। मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना है या फिर जो आइटम है, जैसे मान लीजिए फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स आपके बैलेंस शीट में आ रहे हैं 1 करोड़ के और रियल में आपके सिर्फ 10 लाख के हैं, तो ये एक मटेरियल आइटम हो गया यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसको मना करता है रिकॉर्ड करने के लिए, तब भी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि सारे प्रिंसिपल जितने भी कंसेप्ट हैं सबको इग्नोर कर दीजिए, और अगर मटेरियल थिंग है तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। ये करता है अलाउज फॉर द प्रोविजन ऑफ इग्नोरिंग अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल
if doing so does not have an impact on the financial statement of business. Okay, therefore information present in financial statement must be completed in terms of all material aspects so that it is able to accurate picture. ठीक है, तो कंसेप्ट समझिए। मटेरियलिटी यही कहता है कि जितने भी मटेरियल थिंग है उसको आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है, जो भी बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करेगा उन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट पैनासोनिक, एक मिनट, हाँ, पैनासोनिक अ मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन राउंड rupee amount in its financial statement to the nearest 1000। देखिए यहाँ पे इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसमें एक अमाउंट को इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है टू नियरेस्ट 1000 में, यानी कि मान लीजिए 999 था, उसको इन्होंने 1000 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे जस्टिफाई होता है? तो यहाँ पे देखिए मटेरियलिटी कंसेप्ट है, यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट ही ये कहता है कि अगर वो मटेरियल है तो उसको लिखो, अगर नहीं है तो मत लिखो। तो ये इन मटेरियल चीज है, 199 है, 1 रुपये बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये राउंड ऑफ किया है इन्होंने, सिंपल सी बात है, ये राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने। तो ये मटेरियल इसमें ये इमटेरियल थिंग है, इमटेरियल थिंग है, मतलब इसमें जो मटेरियल थिंग है वो ही इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इमटेरियल ये छोटी छोटी चीज़ें भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे कि भाई ये लिखेंगे नोट्स में हम कि हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये कर दिया। ये बहुत छोटी चीज़ है, जो बड़ी बड़ी मेन चीज़ होती है मटेरियल चीज़ वो हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहता है कि ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द ऑडिटर नोटिस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेटा कंपनी वर मिसिंग सम फुटनोट इम्पोर्टेंट फॉर यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए ये कह रहा है कि एक कंपनी थी, उसके ऑडिटर ने ये देखा कि वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे फुटनोट्स होते हैं वो गायब थे। तो ये एक्शन वायलेशन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल की है? देखिए ये जो वायलेशन है ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर की कैसे? फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि सब कुछ आपको दिखाना है। फुल डिस्क्लोजर कहता है द कंसेप्ट सजेस्ट दैट अ बिजनेस शुड रिपोर्ट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है वो सब आपको दिखानी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर वहाँ नहीं है तो आपको नोट्स में दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी यूजर्स को, जो एबल टू रीड फाइनेंशियल, जो उसको समझ सकते हैं। तो ये कंपनी का फंक्शन बता दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे मिसिंग थी फुटनोट्स, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी जो कि इम्पोर्टेंट थी यूज़र की। तो यहाँ पे कंपनी ने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया है, तो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इन्होंने वायलेशन किया है। फिर क्वेश्चन 12, अ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग ₹80,000 इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक उन्होंने इसको डेप्रिशिएट किया। ये एक्शन इज रिलेटेड टू, तो ये एक्शन आपका मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन जो आप एस्टिमेटेड लाइफ में डिवाइड करते हो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि ऑल एक्सपेंस मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू अकाउंट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका रेवेन्यू है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमने रेवेन्यू दिया तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो भी हम उसी फाइनेंशियल ईयर में हम लेंगे। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी ओनली बी टेकन इनटू अकाउंट। एक्सपेंसेस मस्ट रिलेट टू द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, और उस साल में जो एक्सपेंसेस हमने लिए हैं वो उससे मैच करने चाहिए। मस्ट रिलेट टू पीरियड विच दे आर इंकर्ड रेदर देन ऑन पीरियड इन विच दे वर पेड। मतलब एक्सपेंसेस मान लीजिए किया अभी हमने है, बाद में पे हमने अगले साल कर दिया। रेंट हमने मार्च का रहे हम मकान में मार्च में है और हमने रेंट जो है वो अप्रैल में पे किया, उससे हमें मतलब नहीं है, वो रेंट हम मार्च में ही इंक्लूड करेंगे। ये आपका मैचिंग कंसेप्ट कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स 80,000 है, 10 साल की इसकी वो है, तो 80,000 10 ईयर, तो यहाँ पे 8,000 आपका पर ईयर आपको डेप्रिशिएट करना है मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। In certain situation, companies might recognize loss but not gains। कुछ ऐसी सिचुएशन में कभी कभी कंपनी जो है वो लॉस को रिकॉग्नाइज कर जाती है लेकिन कभी गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करती।
ये एक्शन होता है आपका कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कंजर्वेटिव कहता है कि अगर आपको नियर भविष्य में लॉस दिखाई दे रहा है तो वो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, उसके लिए आप अकाउंट्स में नोट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में गेन दिखाई देता है तो जब तक वो हमें मिल नहीं जाता तब तक हम उसको गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कहता है आपका कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कहता है इन अकाउंटिंग विच रेफर्स टू आइडिया डेट एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। एक्सपेंसेस और लायबिलिटी आपकी रिकॉग्नाइज करनी है एज सून एज पॉसिबल इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अनसर्टिनिटी अबाउट द पॉसिबल आउटकम। जब हमें अनसर्टिनिटी है पॉसिबल आउटकम की तो हमें कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के तहत उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। एंड इन कॉन्ट्रास्ट रिकॉर्ड एसेट रेवेन्यू ओनली व्हेन। और रेवेन्यू हमें सिर्फ जब ही, देखिए यहाँ पे कहता है रेवेन्यू हमें जब करना है जब या तो मिल जाए, या तो मिल जाए, रिसीव्ड हो जाए, या फिर अश्योर्ड हो गए कि मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है। और एक्सपेंस आपको क्या लगता है, अनसर्टेनिटी है तब भी हम इसको कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमएफएक्स एंटरप्राइज रिपोर्टेड ऑल एसेट इन बैलेंस शीट एट करंट मार्केट वैल्यू। बैलेंस शीट में करंट मार्केट वैल्यू पे इग्नोर उन्होंने रिपोर्ट किया है, इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है। द एक्शन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। देखिए कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आपको एसेट को जो है उसकी बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिक कॉस्ट जिसको कहते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट हमेशा उसी पे इसको रिकॉर्ड करना है। देखिए कहता है ऑल एक्विजिशन ऑफ आइटम एसेट्स एंड आइटम नीड फॉर एक्सपेंडिंग शुड बी रिकॉर्डेड रिटन इन बुक्स एट cost. Balance sheet shows an asset at certain value. It should be assumed that it is cost unless it is categorically stated. हमें हमेशा कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसेट है वो उसकी कॉस्ट पे ही हमें इंक्लूड करना है। उसकी जो मूल लागत है, हिंदी में अगर कहें तो उसकी जो लागत है जिस पे हमने, मान लीजिए कोई एसेट है वो हमने 10,000 का खरीदा, ठीक है, उसकी फिर 1 साल बाद उसकी कॉस्ट होगी अब मार्केट में 15,000। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 15,000 में नहीं लेंगे, हम उसको 10,000 में जिस कॉस्ट पे हमने लिया है हम उसी पे ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस्ट कंसेप्ट आपका कहता है। उसके बाद एक लास्ट प्रिंसिपल और बचता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। इसमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, वो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, जिसको हम इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन जो है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, या तो वो दोनों इस साइड के ही होंगे या दोनों इस साइड के होंगे, या एक इधर होगा तो एक इधर होगा। ठीक है। ये 2 अकाउंट को जरूर इफेक्ट करेगा। ये कहता है डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और ये डबल एंट्री जो अकाउंटिंग होती है वो भी इसी कंसेप्ट पे आपकी बेस्ड होती है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।